19 अप्रैल 1973 की एक घुप अंधेरी रात दिल्ली के एक गुप्त भवन में घड़ी की सुइयां रात के 11 बज चुकी थीं। बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं और अंदर केवल एक मंद पीली लैंप की रोशनी एक युवक के चेहरे पर पड़ रही थी। उस युवक की उम्र मात्र 25 साल थी। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। उसकी आंखों में देशभक्ति की वो आग जल रही थी जो सामान्य मनुष्यों में बहुत कम देखने को मिलती है। रॉ के वरिष्ठ अधिकारी ने उसे बताया था कि अब समय आ गया है। पाकिस्तान की सेना के अंदर घुसकर दुश्मन की हर सांस पर नजर रखने का मिशन शुरू होना था। रविंद्र ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। उस रात उसकी जिंदगी बदल गई। वो अब भारत का सबसे खतरनाक जासूस बनने जा रहा था, जिसे बाद में ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद शुरू हुआ कठिन प्रशिक्षण का दौर। रविंद्र को पूरी तरह नया व्यक्तित्व दिया गया। उसका नाम बदलकर नबी अहमद शाकिर कर दिया गया। उसकी बोली, चाल ढाल, यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी पाकिस्तानी बनाया गया। महीनों तक वो अकेला रहा। कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, केवल अंधेरे कमरे में दुश्मन की भाषा सीखता रहा, दुश्मन की संस्कृति आत्मसात करता रहा। उसकी आत्मा अब भी भारतीय थी, पर शरीर पाकिस्तानी बन चुका था। फिर एक दिन 1975 के अंत में वो पाकिस्तान की सीमा पार कर गया। कोई नहीं जानता था कि ये साधारण दिखने वाला युवक भारत की सबसे गहरी जासूसी मशीनरी का हिस्सा है। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र ने अपनी नई पहचान में खुद को घोल दिया। वो सियालकोट के इलाके में बस गया। वहां उसने अपनी बुद्धिमत्ता और अभिनय कौशल से पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने की कोशिश की। उसकी मेहनत रंग लाई। जल्द ही वो पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसकी तरक्की होती गई। उसने हर सैन्य अभ्यास में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसकी वफादारी पर कोई शक नहीं कर सका। कुछ ही वर्षों में वो मेजर के पद पर पहुंच गया। अब वो पाकिस्तानी सेना के अंदर भारत के लिए काम कर रहा था। हर रात वो गुप्त संदेश भेजता, भारत की रॉ को पाकिस्तान की हर योजना की जानकारी देता। सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या, हथियारों का स्टॉक, हर छोटी बड़ी खबर जो भारत की सुरक्षा के लिए जानलेवा हो सकती थी, उसकी जानकारी देता। उसकी जानकारी ने भारत को कई हमलों से बचा लिया। लेकिन अंधेरे में कोई छाया उसका पीछा कर रही थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को शक हो चुका था। 1983 के शुरू में सियालकोट की उन सुनसान गलियों में जाल बिछाया जा चुका था। 19 अप्रैल 1983 की उस काली रात, जब घड़ी रात के 2 बजा रही थी, तब चारों तरफ से ISI के सैनिकों ने उसे घेर लिया। रोशनी की चकाचौंध में रविंद्र खड़ा था। उसका चेहरा पसीने से तर था, पर आंखों में अभी भी वही अटूट साहस था। वे जानते थे कि ये मेजर नबी अहमद शाकिर नहीं, बल्कि भारत का ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक है। उस पल के बाद शुरू हुआ जासूसी इतिहास का सबसे अंधेरा और दर्दनाक अध्याय। सियालकोट की उस गुप्त इमारत में, जहां दीवारें भी चीखों से सनी हुई लगती थीं, रविंद्र को घसीट कर ले जाया गया। ISI के कर्नल फारूक अहमद जैसे क्रूर अधिकारी उसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े थे। उनकी आंखों में ठंडी क्रूरता और बदले की आग साफ झलक रही थी। हफ्तों तक लगातार यातनाएं चलीं, बिजली के झटके दिए गए, ठंडे पानी में घंटों डुबो कर रखा गया, नींद ना आने देने की बेरहम रणनीति अपनाई गई और शरीर पर वो सब जुल्म ढाए गए जो किसी इंसान की आत्मा को चूर चूर कर रख देते हैं। लेकिन भारत का ब्लैक टाइगर नहीं टूटा। रविंद्र कौशिक की आंखों में अभी भी देशभक्ति की वो ज्वाला जल रही थी जो दुश्मन की किसी भी यातना से बुझने वाली नहीं थी। वो चुपचाप सहता रहा। एक भी भारतीय गोपनीयता नहीं उगली। उसकी चुप्पी दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। 1985 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी। पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर भारत का एक जासूस मेजर बनकर बैठा था। लेकिन कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अन्य कारणों से उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। अब रविंद्र को पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में घुमाया जाने लगा। कोट लखपत से मियांवाली सेंट्रल जेल तक 18 लंबे साल उसकी जिंदगी की 4 दीवारियों में कट गए। जेल की नमी, खराब खाना और लगातार यातनाओं ने उसके शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। फेफड़ों में TB फैल चुकी थी। दिल की बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। फिर भी वो हर रात गुप्त तरीके से छोटे छोटे संदेश भारत भेजने की कोशिश करता रहा। अपने पिता अनिल कौशिक को पत्र लिखता, जिनमें बस इतना लिखा होता था कि वो ठीक है, लेकिन असल में उसकी सांसें हर दिन कम होती जा रही थीं। भारत की सरकार की ओर से कोई आधिकारिक स्वीकारोक्ति नहीं आई, कोई कूटनीतिक प्रयास नहीं, कोई बचाव मिशन नहीं। वो अकेला पड़ गया था, भुला दिया गया था। उसके पिता अनिल कौशिक हर दिन उसकी याद में जीते थे। रेलवे की नौकरी के दौरान भी उनका मन पाकिस्तान की जेल की उन अंधेरी कोठरियों में रहता था।
वे जानते थे कि उनका बेटा देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका है, लेकिन सरकार की चुप्पी उन्हें और भी तोड़ रही थी। रविंद्र की मां की आंखें हमेशा नम रहती थीं। परिवार का हर सदस्य उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन समय बीतता गया और कोई उम्मीद नहीं बची। रविंद्र की आत्मा अभी भी भारत के सपनों में जी रही थी, पर उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। 21 नवंबर 2001 ठंड का मौसम था। मियांवाली जेल की ठंडी दीवारों के बीच द ब्लैक टाइगर की सांसें थम गईं। टीबी और हार्ट फेलियर ने उनकी जान ले ली। वो सिर्फ 49 साल के थे। उनकी मौत पर कोई सलामी नहीं दी गई, कोई तिरंगा उनके जिस्म पर नहीं उड़ाया गया। उन्हें जेल के पीछे एक गंदे से कब्रिस्तान में दफना दिया गया। आज वहां शायद कोई निशान भी नहीं होगा कि वहां भारत का सबसे बड़ा जासूस सोया हुआ है। पीछे रह गया उनका परिवार। जयपुर में उनके पिता अपने बेटे के इंतजार में ही गुजर गए। उनकी मां आमला देवी आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। वो प्रधानमंत्रियों को चिट्ठियां लिखती रहीं, बस एक उम्मीद में कि शायद उनका बेटा वापस आ जाए। 2006 में वो भी अपने बेटे से मिले बिना दुनिया छोड़ गईं। वो जासूस जो पाकिस्तानी सेना का मेजर बनकर दुश्मन की हर योजना को भारत तक पहुंचाता रहा था, आखिरकार देश द्वारा भुला दिया गया। फिर भी उसकी कहानी आज भी अंधेरे में चमकती है, एक ऐसा बलिदान जो कभी मिट नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।